नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 26 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पोस एक्ट के बारे में। वर्क प्लेसेस पे महिलाओं के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए 2013 में ये एक्ट आया था, लेकिन इसमें कमियां हैं, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी राइट से संबंधित। पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है एआई के ईरा में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यून का गुरु तेग बहादुर जी की 350वां शहीदी दिवस। तो उनकी वैल्यूज जो एथिक्स में यूज कर सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पोस एक्ट के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं। सबसे पहले देखो न्यूज हम डिस्कस करते हैं। खबर क्या है? चंडीगढ़ में देखो एक रेयर इंसिडेंट हुआ। एक कॉलेज प्रोफेसर को ना उनकी जॉब से सैक कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। कॉलेज प्रोफेसर को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। रीजन सेक्सुअल हरासमेंट। एक स्टूडेंट ने उनकी कंप्लेंट की थी और पोस एक्ट के अनुसार इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने उस स्टूडेंट की शिकायत को इन्वेस्टिगेट किया और इस आईसीसी ने यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने स्टूडेंट की शिकायत को सही पाया, आरोप सही पाए गए, तो फिर उस प्रोफेसर को निकाल दिया गया। लोग कह रहे हैं जस्टिस मिल गया, लेकिन देखो थोड़ा सा आप रुको। ये जो उस स्टूडेंट को जस्टिस मिला है ना, ये तो बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है। ज्यादातर पोस्ट केसेस में देखो कन्विक्शन ना बहुत लो है, क्योंकि जो कानून है ना ये पोस्ट एक्ट वाला, इस कानून में ही कमियां हैं। अब देखो आगे बढ़े उससे पहले ना आपको ना थोड़ा सा मैं इतिहास बताता हूं। ये पोस्ट एक्ट जो है ये कहां से आया, क्यों आया, कब आया, थोड़ा सा मैं आपको एक बार सिस्टमेटिक ढंग से बैकग्राउंड बताता हूं। देखो इंडिया में ना वर्क प्लेस हरासमेंट पहले क्राइम नहीं माना जाता था। यानी जैसे लड़कियां या महिलाएं जॉब पर जाती हैं और वर्क प्लेस पे उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है, पहले इसे क्राइम नहीं माना जाता था। फिर 1992 में आता है भंवरी देवी केस। भंवरी देवी कौन थी? भंवरी देवी देखो राजस्थान की ना एक सोशल वर्कर थी और वो क्या करती थी, वो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने का काम करती थी। लेकिन उनके साथ में ना रेप हुआ और ये रेप जो था वो उनके काम के नेचर के कारण हुआ। वो चाइल्ड मैरिजेस रोकने का काम करती थी, सोशल वर्कर थी। गांव में उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज को रोका तो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट के लोग हैं वो गुस्सा हो गए कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। तो ये जो केस था ना काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। भंवरी देवी को देखो इंसाफ नहीं मिला था। बाद में एक विशाखा ऑर्गेनाइजेशन थी, विशाखा ऑर्गेनाइजेशन ने ना 4 दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, विशाखा गाइडलाइंस में ना सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से गाइडलाइंस दी कि क्यों वर्क प्लेसेस पे महिलाओं को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक गवर्नमेंट इस पे कानून नहीं बना देती है ना, तो महिलाओं को वर्क स्पेस पे बचाने के लिए, वर्क प्लेस पे बचाने के लिए यही जो हमारी गाइडलाइंस हैं यही कानून का काम करेंगी। तो विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में दी थी ना महिलाओं को वर्क प्लेसेस पे होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट से रोकने के लिए, वो देखो काफी सालों तक कानून का ही काम करती रही। फाइनली 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया था जिसका नाम था पोस एक्ट 2013। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया तो फिर विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी अब उनकी जरूरत नहीं थी। तो पोस एक्ट 2013 में यह प्रोविजन किया गया था हर एक ऑफिस में ना एक आईसीसी होनी चाहिए। आईसीसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अगर किसी भी कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी और इस कमेटी का जो हेड होंगी वो महिला होनी चाहिए। अब किसी भी महिला को कोई शिकायत दर्ज करवानी हो कंपनी में, फर्म में, तो वो इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। तो ये पोस्ट एक्ट का ना बेसिक स्ट्रक्चर था। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया जो कि जरूरी था। अब आते हैं आर्टिकल के कोर एनालिसिस पे कि आर्टिकल में क्या कुछ बोला गया है।
देखो, ये जो पोस एक्ट है ना 2013 का, ये एक्ट बोलता है अनवेलकम फिजिकल कंटैक्ट जो है वो हरासमेंट है। अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो हरासमेंट है। पर आर्टिकल देखो एक ना बहुत गहरा सवाल उठाता है। आर्टिकल कहता है अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात की गई है, मतलब ऐसा फिजिकल कॉन्टैक्ट जिसमें कंसेंट ना हो, कंसेंट ना हो। लेकिन ना कंसेंट होना और इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना, दोनों चीजों में ना डिफरेंस है। कंसेंट होना और इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना, दोनों चीजों में डिफरेंस है। आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? आप ना पावर डायनामिक्स को समझो। जैसे एक कंपनी है, अब कंपनी में बॉस हैं जिनकी वो कंपनी है, अब उनके पास में पावर है बहुत ज्यादा, उनके पास में बहुत ज्यादा पावर है। वो एम्प्लॉइज को जॉब दे रहे हैं। हो सकता है कि यार जो जॉब कर रहे हैं बॉस की कंपनी में वो बेचारे बहुत गरीब हैं या फिर उनके लिए जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बॉस ना एम्प्लॉय के इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय के इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और मजबूरी में जैसे ग्रे जोन में खेल सकते हैं। ग्रे जोन में जैसे मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा या फिर मतलब प्रमोशन के नाम पे फोर्स्ड कंसेंट ले सकते हैं। इमोशंस को मैनिपुलेट करके या फिर लालच देकर बॉस जो है वो फोर्स्ड कंसेंट जो है एम्प्लॉय की ले सकते हैं सेक्सुअल फेवर के लिए। तो क्या ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है? नहीं, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। देखो पावर डायनामिक्स आप कॉलेज के संदर्भ में देखो, एक तरफ प्रोफेसर हैं जिनके पास में पावर है इंटरनल मार्क्स देने की, दूसरी तरफ स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अगर देखो प्रोफेसर डेट के लिए स्टूडेंट से पूछे और स्टूडेंट ने हां कर दी, तो क्या वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है? नहीं। क्या वो सच में हां है? नहीं। स्टूडेंट को डर है कि यार प्रोफेसर को मना कर दिया तो मेरा करियर ये खराब कर देगा। समझ रहे हो? तो ला ना इस चीज में फर्क नहीं कर पाता कि कंसेंट कौन सी है और इन्फॉर्म्ड कंसेंट कौन सी है। शुरुआत में शायद आपको रिश्ता कंसेंसुअल लग सकता है कि हां भाई प्रोफेसर और स्टूडेंट दोनों की सहमति थी रिश्ते में, लेकिन कानून इस फर्क को नहीं पहचान पाता कि हो सकता है वो रिश्ता मैनिपुलेट करके बनाया गया हो, झूठ बोल के ट्रस्ट जीता गया हो। तो वो कंसेंट फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है, वो हरासमेंट है, वो धोखा है, वो बिट्रियल है। आर्टिकल में एक और बात बोली जाती है। आर्टिकल में यह बोला जाता है जो एजुकेटेड परपिट्रेटर है ना, मतलब जो पढ़े लिखे आरोपी हैं, एजुकेटेड परपिट्रेटर जो कानून को तोड़ रहे हैं, पोस एक्ट के अंदर जो आरोपी हैं। अब ये पढ़े लिखे आरोपी देखो स्मार्ट होते हैं, ये लोग जबरदस्ती नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया, ये पढ़े लिखे आरोपी ना ग्रे जोन में खेलते हैं, मतलब इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। ला इस साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन को पकड़ नहीं पाता। हमें ना डेफिनेशन बदलनी होगी। समझ गए? अब अगला पॉइंट आता है आर्टिकल में। अगला क्या कमी है? अगली जो कमी है इस पोस एक्ट 2013 में, वो कमी है लिमिटेशन की। मतलब एक्ट कहता है कंप्लेंट जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर करनी होगी, सिर्फ 3 महीने। सोचिए जरा, जब देखो कोई मैनिपुलेशन का शिकार होता है, अब उसे समझने में ही वक्त लग जाता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। हिम्मत जुटाने में कई बार तो सालों लग जाते हैं। यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स 2 साल 3 साल 4 साल तक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं, तो उन्हें डर रहता है कि यार डिग्री रुक जाएगी अगर प्रोफेसर के अगेंस्ट कंप्लेंट की तो। लेकिन देखो, क्या आपको लगता है कि जस्टिस की एक्सपायरी 3 महीने होनी चाहिए? नहीं, जस्टिस की कोई एक्सपायरी डेट होनी ही नहीं चाहिए। 3 महीने का रूल आरोपी को बचाता है। उसे यह लगता है कि बस यार 90 दिन निकाल दो फिर मैं सेफ हूं, तो ये गलत है। तो ये पहला। दूसरा पॉइंट राइटर बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं टर्मिनोलॉजी की प्रॉब्लम। पोस एक्ट में टर्मिनोलॉजी की भी प्रॉब्लम है। ला में ना आरोपी को एक्यूज नहीं कहते, उसे रिस्पोंडेंट कहते हैं। सुनने में देखो कितना सॉफ्ट लगता है ना, जैसे कोई सिविल मैटर हो, रिस्पोंडेंट। देखो ऑफिस के बाहर यही हरकत क्राइम मानी जाएगी, लेकिन ऑफिस के अंदर बस ये एक डिस्प्यूट बन जाता है।
देखो लॉ में ना शब्द यानी वर्ड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। रिस्पोंडेंट बोलकर हम ना क्राइम की गंभीरता कम कर रहे हैं। तो पोस्ट एक्ट के जो आरोपी है ना उनको रिस्पोंडेंट ना माना जाए, उनको एक्यूज्ड ही माना जाए। समझ गए? फिर नेक्स्ट इशू आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का। नेक्स्ट इशू आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ देखो हमेशा ना महिला के ऊपर होता है, लेकिन देखो हरासमेंट अक्सर बंद कमरों में होता है, तो महिला के लिए यह साबित करना डिफिकल्ट हो जाता है कि सामने वाले ने मेरा सेक्सुअल हरासमेंट किया है, क्योंकि बंद कमरे में ना तो कोई कैमरा है ना कोई गवाह है। ऐसे में महिला कैसे प्रूव करे? तो यहां पे आर्टिकल दो बड़ी प्रॉब्लम्स बताता है। पहला है प्रॉब्लम बिहेवियर पैटर्न। पहला क्या है? बिहेवियरल पैटर्न। मतलब देखो हरासमेंट ना कोई एक इवेंट नहीं है, हरासमेंट एक प्रोसेस है। जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है ना, उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखना चाहिए, उनको एनोनिमस फीडबैक लेना चाहिए। मतलब अगर 5 और लड़कियां सेम बात बोल रही हैं तो वो फिर एक पैटर्न है, भले ही डायरेक्ट प्रूफ ना हो, लेकिन आईसीसी ने 5 और लड़कियों से बात कर ली कि एक्यूज्ड तो चलो होना चाहिए, फिलहाल तो एक्ट में रिस्पोंडेंट हैं, तो मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ना 5 लड़कियों से और पूछना चाहिए कि कैसा बिहेवियर है आरोपी का, वो कैसे बिहेव करता है। तो ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिल जाएगा। अदरवाइज तो देखो महिला के लिए ना ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि आरोपी ने हरासमेंट किया है। फिर राइटर बल्कि एक और भी सजेशन देते हैं। राइटर बोलते हैं आजकल देखो हरासमेंट जो है ना व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन सब एप्लीकेशंस के ऊपर होता है। मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल वो फंक्शन भी अवेलेबल होता है ना व्हाट्सएप वगैरह में, डिसअपियरिंग मैसेजेस, कि 24 घंटे के अंदर मैसेजेस अपने आप डिलीट हो जाते हैं। चैट्स जो हैं वो इनक्रिप्टेड होती हैं। और आईसीसी के जो मेंबर्स होते हैं ना अक्सर सीनियर लोग होते हैं, उन्हें टेक की समझ नहीं होती। उन्हें लगता है अगर लड़की स्क्रीनशॉट नहीं प्रेजेंट कर पा रही है जो गलत मैसेज भेजे, तो मतलब वो लड़की झूठ बोल रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो देखो ऑफेंडर का कवच नहीं बननी चाहिए। हमें डिजिटल एविडेंस के लिए ना नए प्रोटोकॉल्स चाहिए। समझ गए? फिर एक और इशू आता है इंटर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। ये इशू भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एकेडमिया में ना विजिटिंग प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे एक प्रोफेसर आज डीयू में है, कल जेएनयू में है, परसों कॉन्फ्रेंस में है। अगर वो अलग अलग जगह हरासमेंट करें तो डॉट्स कौन कनेक्ट करेगा? कोई सेंट्रल डेटाबेस तो है नहीं, वो एक जगह से निकलता है दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता है। और ये जो सीरियल ऑफेंडर्स है ना ऐसे ही बच जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी एक डेटा शेयरिंग होनी चाहिए ताकि ऐसे ऑफेंडर्स का पता लग सके। तो कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो पोस्ट एक्ट है ना 2013 का, इसमें अब बदलाव होना चाहिए 2025 के हिसाब से। मतलब बदलाव कैसा होना चाहिए? इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात हो, मतलब लॉ में पावर डायनामिक्स को डिफाइन किया जाए, और टाइमलाइन जो है वो 3 महीने की जो टाइमलाइन है वो हटनी चाहिए। लिमिटेशन पीरियड इतना छोटा नहीं होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी ठीक करो, क्राइम की तरह ट्रीट करो वर्क प्लेसेस पे होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट को, इसको डिस्प्यूट की तरह मत ट्रीट करो। आईसीसी मेंबर्स को टैक्स सेवी बनाओ, और मलिशियस कंप्लेंट क्लास हटाना होगा। ये क्लास जो है विक्टिम्स को डराता है कि यार मेरी कंप्लेंट गलत साबित हो गई तो मेरे खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, तो ये हटाना होगा। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये हमने डिस्कस किया कि पोस्ट एक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आया था, लेकिन अब इसे मजबूत बनाना जरूरी है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के बारे में है। आप ना इनकी टीचिंग्स, इनकी जो वैल्यूज हैं, इनको एथिक्स में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए जीएस पेपर 4 के ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं जहां से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, जैसे ह्यूमन वैल्यूज वगैरह। तो शुरुआत में देखो आर्टिकल ये बोलता है कि आपने कल्पना कीजिए 1675
AD का टाइम और मुगल एम्परर औरंगजेब का रूल था। और इतिहास की बुक्स ये बताती हैं कि औरंगजेब जो थे काफ़ी निरंकुश टाइप के शासक थे, काफ़ी धर्म परिवर्तन को लेके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे। उनका एम क्लियर था, मेरे हाथों में एब्सोल्यूट पावर हो और मैं अपने धर्म का झंडा ज़्यादा से ज़्यादा लहराऊं। तो वो रिलीजियस कन्वर्जन पे काफ़ी फोकस करते थे। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन उनके रेजीम में ये थी, लोगों को ना ज़बरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा था और सबसे ज़्यादा टारगेट पे थी एक कम्युनिटी, वो थी कश्मीरी पंडित। तो ना कश्मीरी पंडितों में से बहुत सारे लोग उस समय गुरु तेग बहादुर जी के पास में आए और उन्होंने कहा कि हमें ना जबरदस्ती हमारे धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है, हमें बचा लीजिए। तो गुरुजी ने ना उस समय एक बात बोली, उन्होंने एक पावरफुल डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, जाओ औरंगजेब से जाके कह दो, अगर तुम गुरु तेग बहादुर को कन्वर्ट कर लो तो हम सब कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे देखो गुरु तेग बहादुर जी के डिसीजन में ना दो वैल्यूज निकल के आती हैं, एक सुप्रीम सैक्रिफाइस और दूसरा मोरल करेज। और इसलिए देखो गुरु तेग बहादुर जी को बोला गया हिंद की चादर, मतलब शील्ड ऑफ इंडिया। वो सिर्फ देखो सिखों के गुरु नहीं थे, वैसे सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं ना, उनमें से 9वें थे गुरु तेग बहादुर जी। लेकिन आर्टिकल कहता है वो सिखों के गुरु नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के मार्जिनाइज्ड लोगों के प्रोटेक्टर बन गए थे। उन्होंने ना एक लाइन बोली थी, जब औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया था ना, तब उन्होंने ये लाइन बोली थी। आर्टिकल इस लाइन पे काफी फोकस करता है। लाइन क्या है? भाई काहू को देत नाही, नाही भाई मानित आन। मतलब मैं इस लाइन का आपको बता देता हूं। मतलब क्या है? किसी से डरना नहीं और किसी को डराना नहीं। तो मतलब ये चीज है, फियर नन। इनजस्टिस के खिलाफ अपने आप को सबमिट मत करो और जो अन्याय अगर हो रहा है तो उसके सामने झुको मत। चाहे आपका जो ओप्रेसर है यानी शोषण करने वाला है कितना ही ज्यादा ताकतवर है, कितना ही ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने आपको झुकना नहीं है। नेक्स्ट है डराओ नहीं। मतलब असली जो ताकत है ना, वो दूसरों को डराने में या फिर दूसरों का शोषण करने में नहीं है। तो ये इनकी लाइन काफी बढ़िया थी। लाइन क्या, फिर से बोल देता हूं, भाई काहू को दे नाही और ना ही बाही मानित आन। राइटर ये बोलते हैं, ये जो इनकी लाइन है ना, आज के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसा है। और ये फिलोसफी भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का बेस है। गुरुजी ने यह सिखाया कि फ्रीडम जो है भीख में नहीं मिलती। फ्रीडम के लिए ना रेसिस्टेंस करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में राइटर बोलते हैं उनकी शहीदी कैसे हुई। अभी हम 350वां उनका शहीदी दिवस बना रहे हैं ना, उनकी शहीदी हुई कैसे? उनके साथ बल्कि उनके जो 3 फेथफुल फॉलोअर्स थे ना, उनकी भी शहीदी हुई। जैसे सबसे पहले भाई मतीदास, उन्हें तो बल्कि देखो आरे से बीच में से चीर दिया गया था। और फिर है भाई सतीदास, उन्हें कॉटन में लपेटकर जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट है भाई दयालादास, उन्हें देखो उबलते हुए पानी में डाल दिया गया था। और इन 3 चेलों को इसलिए मारा गया, इनके फेथफुल फॉलोअर्स को इसलिए मारा गया ताकि गुरु तेग बहादुर को डराया जा सके, ताकि वो अपना जो रास्ता है वो छोड़ दें और औरंगजेब की बात मान लें। लेकिन देखो औरंगजेब फेल हो गया अपनी बात मनवाने में और गुरुजी ने गर्दन कटवा ली, लेकिन गर्दन झुकाई नहीं। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक, वहां पे उनका सर काटा गया था और वहां पे आज के समय में शीशगंज गुरुद्वारा है। और जेल में रहते हुए ना उन्होंने काफी सारे श्लोक लिखे थे। वो जो 57 श्लोक है ना, वो आज गुरु ग्रंथ साहिब के एंड में शामिल हैं। और उन 57 श्लोकों का मेन जो थीम है वो है स्पिरिचुअल ट्रूथ और करेज, जिसकी बात हमने शुरुआत में की। अब राइटर कंपेयर करते हैं।
राइटर कहते हैं देखो 350 साल हो गए, लेकिन सिस्टम में ना अभी अभी वैसी ही सिमिलरिटीज हैं जो 350 साल पहले थी। मतलब आज भी बात इंडिया की नहीं है, बात अलग अलग देशों की भी है, पूरे वर्ल्ड की है। आज भी मॉडर्न स्टेट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। आज भी मॉडर्न स्टेट्स एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। आज भी आप देखो अलग अलग देशों में गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेट्स काफी पावरफुल हैं। वो अपनी विल को, अपनी इच्छा को लोगों पर ना थोपना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया हो या कोई और देश हो। इवन देखो जो लोग गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते ना, उन्हें दबाया जाता है। जैसे हमारे देश में आदिवासी हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, उन्हें दबाया जाता है। राइटर कहते हैं आज भी आइडियोलॉजी और वे ऑफ लाइफ इंपोज किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने समय में होता था। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये गुरु तेग बहादुर जी की फिलोसफी के अगेंस्ट हैं। उनकी जो शहीदी थी वो हमें सिखाती है कि इनजस्टिस के आगे झुकना नहीं है, चाहे सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, चाहे सामने वाला स्टेट कितना भी पावरफुल हो। इवन राइटर ना आज की पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज करते हैं। आज की पॉलिटिक्स जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अभी ना पंजाब में एक तरफ एसजीपीसी है। एसजीपीसी मतलब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अब इसको कंट्रोल करता है अकाली दल। दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी अभी। एसजीपीसी ये कहता है कि 350वां जो शहीदी दिवस है तेग बहादुर जी का, वो हम मनाएंगे, वो तुम क्यों मना रहे हो। अकाली दल जो एसजीपीसी को कंट्रोल करते हैं वो अपना क्रेडिट ले रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारा कोई काम नहीं है इस धार्मिक काम में। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी दिवस है उस मौके पे एक बहुत बड़ा इवेंट आयोजित करेंगे आनंदपुर साहिब में। मेनली क्रेडिट लेने की होड़ थी अकाली दल में और आम आदमी पार्टी में। तो राइटर कहते हैं ये देखो गुरु जी की लिगेसी का ना डिसरिस्पेक्ट है। गुरु तेग बहादुर जी ने हमको क्या सिखाया? सेल्फलेसनेस। लेकिन ये पार्टीज जो है वो सेल्फिशनेस दिखा रही हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तो ये सारी जो वैल्यूज है ना गुरु तेग बहादुर जी की, वो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पर्सनैलिटी राइट्स इन द एज ऑफ एआई से रिलेटेड है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक और जो कॉपीराइट वाला टॉपिक है ना, वहां से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। न्यूज क्या है देखो, अभी ना हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस आया। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, इन दोनों ने मिलकर केस किया गूगल और यूट्यूब के अगेंस्ट। कंप्लेंट क्या थी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की? कंप्लेंट ये थी कि हमारी जो फेक एआई जनरेटेड वीडियोस है ना, वो वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे। और इन वीडियोस में ना उन्हें एक फिक्सिशियस सिनेरियोज में दिखाया गया है, मतलब ऐसा सिनेरियो जो कभी हुआ ही नहीं। और हमारा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो कंटेंट है, मतलब हमें ऑब्जेक्शनेबल हालत में दिखाया गया है उन डीप फेक वीडियोस में। और इससे उनकी जो रेपुटेशन है वो खराब हुई है। उन्हें फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि कुछ वीडियोस में इस प्रकार से दिखाया गया है कि हम किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, जबकि हमने असल में उस ब्रांड को कभी इंडोर्स किया ही नहीं। तो उन्होंने ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने ना कोर्ट से कहा हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, लेकिन हमें फ्यूचर के लिए स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स चाहिए, ताकि कल को देखो कोई एआई मॉडल उनके चेहरे पर ट्रेन ना हो सके। तो ये बात अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने रखी। अब ना आप एक बात समझो कि पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या हैं, क्या भला है। सिंपल लैंग्वेज में मतलब आपकी अगर पहचान है ना, तो उस पर आपका हक है, आपकी पहचान पे आपका हक। तो आपकी पहचान में क्या क्या आता है? आपकी पहचान में आपका नाम आता है, आपकी पहचान में आपका फोटो आता है, इमेज, आपकी पहचान में आपकी वॉइस आती है, और आपकी पहचान में आपका लाइकनेस आता है। लाइकनेस जैसे शाहरुख खान नहीं करते वो किरण ऐसे करके, मतलब हर एक एक्टर का जो नहीं होता मैनरिज्म या फिर लाइकनेस, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आती हैं पर्सनैलिटी राइट्स में, और इन सब पर आपका हक। ये जो पर्सनैलिटी राइट्स वाला कंसेप्ट है ना,
ये देखो कॉमन लॉ से आया है। इसके ना दो पिलर्स हैं, एक प्राइवेसी, दूसरा प्रॉपर्टी, है ना। प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। प्राइवेसी मतलब मेरी इज्जत मेरे हाथ में, और दूसरा प्रॉपर्टी मतलब इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, मतलब मेरे चेहरे से पैसा सिर्फ मैं कमाऊंगा, मेरे चेहरे से पैसा और कोई नहीं कमाएगा। तो दो पिलर्स पे टिका है ये पर्सनैलिटी राइट्स वाला कंसेप्ट। लेकिन जब से देखो जनरेटिव एआई आया है ना, इसने सब कुछ बदल दिया है। डीप फेक्स ने देखो असली और नकली का जो फर्क है वो मिटा दिया है। और ये सिर्फ देखो मजाक नहीं है, ये ह्यूमन आइडेंटिटी का एक प्रकार से ना कमोडिफिकेशन है। ह्यूमन आइडेंटिटी को कमोडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब इंसान की जो पहचान है उसको एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। तो यहां पे एक पावरफुल कोट है, इन द एज ऑफ एआई योर फेस इज द न्यू बार कोड। इन द एज ऑफ एआई योर फेस इज द न्यू बार कोड। देखो अब इंडिया की बात करें, इंडिया में ना पर्सनैलिटी राइट्स का ना कोई अलग से लॉ नहीं है। हमारा सिस्टम देखो एक हाइब्रिड मॉडल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पर्सनैलिटी राइट्स का कंसेप्ट दो पिलर्स पे टिका है, एक प्राइवेसी, दूसरा प्रॉपर्टी। तो हमारे देश में ना पर्सनैलिटी राइट्स को लेके कानून नहीं है, लेकिन जिन दो पिलर्स पे पर्सनैलिटी राइट्स का कंसेप्ट टिका है ना, उनको लेके लॉ जरूर है, प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी। आपको पता है आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद में ये कहता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। 2017 में आई थी ना पुट्टास्वामी केस की जजमेंट, जिसमें ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी अब फंडामेंटल राइट है, मतलब आपकी पहचान की चोरी प्राइवेसी का वायलेशन है। अब इससे संबंधित देखो कुछ प्रेसिडेंट भी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन भी 2022 में कोर्ट में गए थे कि मेरी पहचान की सुरक्षा की जाए। तो कोर्ट ने इस केस में यह कहा था कि उनकी आवाज और इमेज बिना परमिशन यूज नहीं होगी। यहां पे देखो पहली बार कोर्ट ने ना पर्सनैलिटी राइट्स को डायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। फिर देखो एक साल बाद 2023 में अनिल कपूर भी कोर्ट चले गए थे। केस का नाम था अनिल कपूर वर्सेस सिंपली लाइफ इंडिया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एआई ने ना अनिल कपूर का एक कैच फ्रेज है झकास, ये अनिल कपूर का कैच फ्रेज है ना, एआई ने इसे कॉपी कर लिया था। तो कोर्ट ने ना उसे बैन कर दिया। कोर्ट ने यह बोला कि एआई झकास बोल रहा है तो इससे अनिल कपूर की जो ब्रांड वैल्यू है वो डाइल्यूट हो रही है। फिर 2024 में अरिजीत सिंह भी कोर्ट में चले गए। उन्होंने केस फाइल किया कोडिबल वेंचर्स के अगेंस्ट। जो कोडिबल वेंचर्स कंपनी थी ना, वो एआई टूल्स की सहायता से अरिजीत सिंह की आवाज को क्लोन कर रही थी। तो कोर्ट ने साफ बोल दिया कि वॉइस भी पर्सनैलिटी का पार्ट है, तो आप उनकी अनुमति के बिना उनकी आवाज को क्लोन नहीं कर सकते। तो राइटर देखो ये बोलते हैं, तो ये तो हमने बात की प्राइवेसी की। प्राइवेसी के लिए हमारे देश में कानून है और प्रॉपर्टी के लिए भी है। आपको पता है फंडामेंटल राइट बेशक ना हो, लेकिन 300A है ना, तो वहां पे भी प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे देश में कानून है। लेकिन देखो करंट गैप्स ये हैं, हमारे लॉज ना अभी रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब घटना के बाद एक्शन लेते हैं। तो आईटी एक्ट 2000 और बाद में आईटी रूल्स 2021 अमेंड किया गया 2023। ये सब देखो इम्पर्सनेशन रोकते तो हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब नाम छुपा लिया जाता है जिन लोगों के द्वारा आवाज कॉपी की जाती है या फिर पर्सनैलिटी कॉपी की जाती है, और क्रॉस बॉर्डर ये कॉपी होती है। मतलब म्यांमार में बैठ के अगर कोई अरिजीत सिंह की आवाज को क्लोन कर रहा है तो फिर देखो हमारे द्वारा एक्शन लेना रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर राइटर ये बोलते हैं दूसरे देशों में देखो क्या क्या कानून है। अब हम ना दूसरे देशों का एग्जांपल लेते हैं। दूसरे देशों में क्या है, जैसे यूएसए का एग्जांपल लीजिए। सबसे पहले यूएसए में क्या है, यूएसए में देखो इसे ना राइट ऑफ पब्लिसिटी कहते हैं। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जिसे ना बेचा जा सकता है, पर्सनैलिटी राइट्स। वहां पे देखो एक टेनेसी स्टेट है, उन्होंने ना एल्विस एक्ट बनाया 2024 में। ये एक्ट ना म्यूजिशियंस की आवाज को ना एआई डीप फेक से बचाता है। वहां पे ना एक एग्जांपल भी दिया जाता है यूएसए से रिलेटेड। एक एआई चैट बोट ने ना टीनेजर से बात की थी और वो बोट ना एक थेरेपिस्ट की तरह एक्ट कर रहा था। नतीजा ये हुआ, बच्चे का ना रियलिटी से नाता टूट गया
उस टीनेजर ने ना सुसाइड कर लिया। तो इस पर लॉ सूट चल रहा है और फर्स्ट अमेंडमेंट यानी फ्री स्पीच का जो डिफेंस है ना वो फेल हो गया है यहां पर। फिर ना यूरोप का एग्जाम्पल दिया जाता है। यूरोप में ना इंसान की इज्जत यानी इंसान की डिग्निटी सबसे ऊपर है। तो उनका 2016 का जो एक्ट है ना, 2016 का इनका एक्ट है GDPR। ये जो एक्ट है ना ये कंसेंट मांगता है डेटा यूज करने के लिए। मतलब अरिजीत सिंह की आवाज यूज करनी है तो उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। फिर ना इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ना 2024 में एक AI एक्ट बनाया, EU AI एक्ट 2024। ये दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, AI लॉ है। तो इस लॉ ने डीप फेक्स को ना हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है और AI कंटेंट पर ना लेबल लगाना जरूरी है कि ये जो कंटेंट है ये नकली है, ये AI वाला है। मतलब अरिजीत सिंह की AI आवाज अगर आप बनाओगे तो उसमें लेबलिंग होनी चाहिए कि ये आवाज नकली है। फिर चाइना की बात करते हैं। चाइना ने ना 2024 में एक बहुत सख्त रूलिंग दी। बीजिंग इंटरनेट कोर्ट है और उस कोर्ट ने ना एक सख्त रूलिंग दी। रूलिंग में क्या कहा गया कि जो सिंथेटिक वॉइसेस है ना, AI वाली आवाज है, वो कंज्यूमर्स को धोखा नहीं दे सकती। एक केस में वॉइस एक्टर को ना बल्कि पैसा मिला, कंपनसेशन का डैमेज मिला, क्योंकि उसकी AI कॉपी बिना पूछे बेच दी गई थी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट में राइटर क्या बोलते हैं, थोड़ा देखो, अब थोड़ी रिसर्च वाली चीजें, स्कॉलर वाली चीजें भी जान लीजिए। यूनेस्को ने ना 2021 में रिकमेंडेशंस दी थी कि AI को ना ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए, AI इंसान को एक्सप्लॉइट ना करे। फिर देखो 2024 में ना एल्ड्रिच एंड स्मिथ इनकी रिसर्च थी। इन्होंने ना इंडिया के लॉज को ना फ्रेगमेंटेड कहा। सुझाव यह दिया कि डीप फेक की लीगल डेफिनेशन होनी चाहिए। और एक एथिकल सवाल भी इस रिसर्च रिपोर्ट में रेज किया गया। वो एथिकल क्वेश्चन ये था, क्या कोई मरे हुए आर्टिस्ट का AI अवतार बनाना सही है? जैसे किशोर कुमार हैं, अगर उनकी वॉइस को आज के समय में यूज किया जाता है तो क्या ये सही है? इंडियन कोर्ट्स देखो ये कहती हैं पर्सनैलिटी राइट्स मरने के बाद खत्म हो जाते हैं, पर क्या ये मोरली सही है? आप सोच के देखिए। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो रेज किया जाता है लीगल पर्सनहुड वाला। अब ये जो था ना, ये एक जर्नल आया था जिसमें ये वार्निंग दी गई थी कि अगर हम AI को लीगल पर्सन मान लेंगे तो ह्यूमन राइट्स कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो इनका भी आप हवाला दे सकते हो। हमें क्या करना चाहिए? देखो, सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक नया लेजिस्लेशन चाहिए, इंडिया को एक नया लॉ चाहिए जो साफ साफ पर्सनैलिटी राइट्स को डिफाइन करे। फिर दूसरा, AI वाटरमार्किंग होनी चाहिए, हर AI कंटेंट पर वाटरमार्क जरूरी हो, पता चले लोगों को कि यह मशीन से बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म लायबिलिटी, मतलब यूट्यूब, गूगल को ना जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है और बच नहीं सकते ये बोल के। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल कोलैबोरेशन। इंटरनेट का देखो कोई बॉर्डर नहीं है, आपको पता है, हमें इंटरनेशनल ट्रीटी चाहिए यूनेस्को प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो बात देखो वही है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको पता है दो धारी तलवार है। चैट GPT, क्लोड, ये सब क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन डीप फेक जो है वो ट्रस्ट खत्म भी कर रहे हैं। हमें इनोवेशन चाहिए, लेकिन डिग्निटी की कीमत पे हमें इनोवेशन नहीं चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखिए, ये जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये अभी जो हमने पर्सनैलिटी राइट्स वाला आर्टिकल डिस्कस किया ना, इसी पे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।